हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महक इन जापान। आज की वीडियो में हम एप्लीकेशन फॉर्म पर बात करेंगे कि टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आप किस तरह से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया था कि आप किस कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं और आप कहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट सेंड करोगे। साथ ही अगर आप फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है, वहाँ से आप फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और उसके अलावा चलिए देख लेते हैं कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करोगे। लास्ट डेट जो है वो 14 फरवरी है। 14 फरवरी से पहले आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जापान की एम्बेसी जो है वो पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पर आप बाय पोस्ट सेंड करोगे ये सारे डॉक्यूमेंट्स। आपको 3 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वायर्ड है, आपको अपने प्रिंसिपल से एक रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होगा और आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए होगी। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आप अपने एक इन्वेलप के अंदर बंद करोगे। इन्वेलप के बाहर आप लिखोगे टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम तो 2025 और आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो बाय पोस्ट सेंड कर दोगे। सबसे पहले देखते हैं कि डॉक्यूमेंट ये एप्लीकेशन फॉर्म आप किस तरह से फिल करोगे। एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जितने भी देखे टाइप इन ब्लॉक लेटर्स, आपने ब्लॉक लेटर्स में इसको फिल करना है। सबसे पहले आपका नाम आ जाएगा, आपने अपना सरनेम लिखना है, अपना गिवन नेम। गिवन नेम वो है जो आपका अपना नाम होगा और सरनेम आपका फादर नेम या जो आपका लास्ट नेम होगा वो आपका सरनेम में आ जाएगा। उसके बाद जेंडर बताओगे, उसके बाद नेशनलिटी आ जाएगी। अगर आपके पास जापानीज़ नेशनलिटी है आप वो बता दोगे, नहीं है तो इसको टिक कर दोगे। डेट ऑफ बर्थ का बता दोगे अपनी, यहाँ पर उसके कलेक्ट करके लिख दोगे कि अप्रैल 2025 तक आपकी कितनी बनती है। आपकी 29 बनती है, 30 बनती है, 32 बनती है, 35 से कम एज रिक्वायर्ड है इसमें। आप यहाँ पर एज लिख दोगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपनी यहाँ पर बता दोगे और एप्लीकेशन मस्ट बी बोर्न आफ्टर 2 अप्रैल 1990। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इससे पहले की है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो, और जो एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए वो ये वाली डेट है। उसके बाद आप अपनी यहाँ पर पेस्ट करोगे पिक्चर के पीछे आप अपना नाम लिखोगे, अपने नेशनलिटी लिखोगे, पाकिस्तान लिखोगे, जिस भी कंट्री से आप हुआ वो लिखोगे। और उसके अलावा आप यहाँ पर अपना करंट एड्रेस लिखोगे जहाँ पर आप रह रहे हो। उसके अलावा आप सिटी लिखोगे, कंट्री लिखोगे, और अगर आप जापान के अंदर रह रहे हो तो आप कौन से वीज़ा पर हो, अपने वीज़ा स्टेटस के बारे में बताओगे। और अगर आपका करंट स्टेटस और आपका होम एड्रेस, यहाँ से आप जब आपकी स्कॉलरशिप हो जाएगी जहाँ से आप डिपार्चर करोगे, अगर वो दोनों सेम हैं तो आप इसको सेम एज़ अबव कर दोगे। अगर आपका करंट एड्रेस अलग है और आपको जहाँ से डिपार्चर करोगे वो एड्रेस अलग है तो यहाँ पर आप वो एड्रेस लिख दोगे, सिटी लिख दोगे, कंट्री लिख दोगे। उसके बाद आपको ये पूछ रहे हैं कि अगर आप अपनी डिपार्चर के वक्त आप पाकिस्तान के अंदर ना हुए, अपनी होम कंट्री के अंदर ना हुए, आप किसी और कंट्री के अंदर हुए तो आपको जो टिकट के पैसे हैं वो खुद देने पड़ेंगे। और आपको यहाँ पर फिर येस करना है कि यह बात आपको पता है कि अगर आप अपनी होम कंट्री में नहीं हो तो आपको पैसे खुद देने पड़ेंगे। उसके बाद सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में आपको नेम ऑफ़ जापानीज़ डिप्लोमेटिक ऑफिस। अब देखें, मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अगर आप कराची कॉन्सुलेट में अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हो, सिंध से हो, तो आप कराची कॉन्सुलेट का एड्रेस यहाँ पर लिखोगे। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स इस्लामाबाद एम्बेसी के अंदर सेंड किए हैं तो आप अपनी इस्लामाबाद एम्बेसी का यहाँ पर एड्रेस लिखोगे। और उसके बाद अपना फ़ोन नंबर दे दोगे आप। उसके बाद ईमेल यहाँ पर अपनी लिख दोगे। ईमेल वही दोगे जो आपकी एक्टिव है, क्योंकि ये सारा जो प्रोसेस है ईमेल पे ही होगा आपका। और आपसे यहाँ पर कुछ येस और नो के क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि आप ग्रेजुएट हो चुके हो, येस एलिजिबल हो, और अगर आप ये जो है वो आप अपने हिसाब से इसको येस और नो कर दीजिएगा। उसके बाद डू हैव टोटल नंबर ऑफ़ 5 ईयर्स, यहाँ पर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, अगर नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। Do you intend to resume to work and utilize the fruits of your research in teaching capacity? और इसको आप देखोगे, ये पूछ रहे हैं कि आप वापस आने के बाद अपनी कंट्री के अंदर उसको यूटिलाइज़ करोगे जो आप यहाँ पर सीखा, तो आप इसको यस करोगे। हैव यू बीन अवार्डेड अ जापानीज़ स्कॉलरशिप, मैक्स स्कॉलरशिप या कोई और स्कॉलरशिप आपको अगर मिली है तो आप इसमें इफ़ येस यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आपको कोई पहले मैक्स स्कॉलरशिप मिल चुकी है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो। इफ़ यू आर अनश्योर वेदर प्रीवियसली अवार्डेड फाइनेंशियल एड, और ये उसके अलावा कुछ क्वेश्चन और हैं। आर यू अप्लाइंग फॉर एनी अदर, अगर आप किसी और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो इसके अलावा मैक्स स्कॉलरशिप के लिए या किसी और स्कॉलरशिप के लिए, तो आप यहाँ पर बता दो कि येस कर रहे हो, नो कर रहे हो। आर यू रिसीविंग एन और स्केड्यूल टू बी रिसीविंग एनी स्कॉलरशिप, और यहाँ पर आपकी स्कॉलरशिप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आप अपने हिसाब से इसको येस और नो कर दीजिएगा। उसके बाद नेम ऑफ स्पॉन्सर, पीरियड एंड अमाउंट ऑफ द स्कॉलरशिप। अगर आपको पहले कोई स्कॉलरशिप मिल रही है या मिल चुकी है तो आप वहाँ पर बता दो कि स्पॉन्सर कौन था और वो कितने टाइम के लिए आपको मिली थी और स्कॉलरशिप का नाम क्या था। उसके बाद थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में आपकी एजुकेशन डिटेल्स आएंगी। एजुकेशन डिटेल मैं आपको बता देती हूँ आप किस तरह से अपनी फिल करोगे।
एजुकेशन डिटेल आप अपनी प्राइमरी एजुकेशन, लोअर सेकेंडरी एजुकेशन, अपर सेकेंडरी एजुकेशन और टर्शियरी एजुकेशन आ जाएगी। प्राइमरी एजुकेशन में आप अपनी लिखोगे 5 इयर्स एजुकेशन, और इसमें आप लोअर सेकेंडरी में लिखोगे आपका मिडिल सेक्शन आ जाएगा। अपर सेकेंडरी सीनियर स्कूल में आपका जो है, अच्छा मैंने ये किस तरह से फिल किया था, मैंने पहले 5 इयर्स की लिखी थी, उसके बाद मैंने 5 इयर्स की लिखी थी क्योंकि मेरा सेम स्कूल था। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो अपर सेकेंडरी एजुकेशन है इसमें मैंने अपनी जो है वो एफएससी डाली थी, और इसमें मैंने अपनी बीएस और अंडर ग्रेजुएट डाला था। और अगर आप जो है वो मास्टर्स कर चुके हो, एमफिल कर चुके हो, तो यहाँ पर ग्रेजुएट में आपकी मास्टर्स की डिटेल्स आ जाएंगी। तो ये आप अपने हिसाब से फिल कीजिएगा इसको। यहाँ पर आप अपना ईयर लिखोगे, टाइम लिखोगे, सिटी कौन सी थी, प्रोविंस कौन सा था, और आपने मतलब कितने ईयर्स की डिग्री थी वो यहाँ पर आप लिखते जाओगे। इसके लिए आपके पास 16 ईयर्स एजुकेशन होना ज़रूरी है। तो ये सारी कलेक्ट करने के बाद एंड में यहाँ पर आपके पास 16 ईयर एजुकेशन बननी ज़रूरी है, तभी इसमें आप एलिजिबल हो। तो आप सारी ये कलेक्ट जो है वो कैलकुलेट कर लीजिएगा, और यहाँ पर फिर आप अपनी 16 ईयर एजुकेशन पूरी कर लीजिएगा। और रिमार्क्स में आप बता दो कि ग्रेजुएट हो चुके हो आप, सारी मतलब ग्रेजुएशन हो चुकी है, आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इस एप्लीकेशन फॉर्म का, पास्ट फील्ड और स्पेशलाइज स्टडी इन यूनिवर्सिटी और टीचर ट्रेनिंग स्कूल। आपने जिस फील्ड में जो है वो आपने स्टडी की है, आपने किसी टीचर ट्रेनिंग स्कूल में से स्टडी की है, आपका फील्ड क्या थी, आपने टीचर्स एज टीचर मतलब जो है वो एजुकेशन ली है, बीएड किया है, एमएड किया है, अगर आपके पास ये है तो आप उसकी डिटेल लिख दोगे। उसके अलावा आप अपनी फ़ील्ड बता दोगे कि मेरी ये वाली फ़ील्ड थी जिसमें मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ यूनिवर्सिटी से। आप अपनी स्पेशलाइज फील्ड बताओगे, साइंस से है, इंजीनियरिंग से है, और कॉमर्स से है, और किसी और से है, कंप्यूटर से है, तो आप वो बता दोगे अपनी फ़ील्ड के बारे में। स्टेट द टाइटल्स और सब्जेक्ट्स ऑफ बुक्स। अगर आपकी कोई बुक या आपका कोई पेपर पब्लिश हो चुका है, आपके पास कोई पब्लिकेशन है, तो आप उसका डिटेल, उसके नाम वगैरह सारा एड्रेस यहाँ पर लिख दोगे। उसके बाद योर स्टेटस ऑक्यूपेशन, आपकी जो है वो ऑक्यूपेशन, आपका स्टेटस क्या है, अभी कोई जॉब कर रहे हो और नहीं जॉब कर रहे। नेम ऑफ़ द स्कूल यू वर एम्प्लॉयड, जहाँ पर आपने अपनी जॉब की है, यहाँ पर आपका 5 ईयर एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर आप लिखोगे एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर आप लिखोगे कि कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने जो है वो एक्सपीरियंस है आपके पास टीचिंग का, और यहाँ पर 5 साल का होना ज़रूरी है। उसके बाद प्रोविंस आ जाएगा, सिटी आ जाएगी। उसके बाद आपसे पूछा हुआ है प्रेजेंट वर्क और टाइप ऑफ वर्क। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप किस किस्म का काम कर रहे हो, आप एज ए टीचर काम कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम कर रहे हो, आप किस तरह का काम कर रहे हो, आपके जॉब की नेचर क्या है, यहाँ पर वो पूछा हुआ है। उसके बाद डिस्क्राइब टीचिंग सब्जेक्ट्स और वर्क ड्यूटीज़। उसके बाद आप अपनी वर्क ड्यूटीज़ बता दोगे कि आप किस किस तरह की ड्यूटीज़ आपके अंडर आती हैं। और यूनिवर्सिटी फैकल्टी मेंबर्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहे हो किसी भी किस्म की, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो अप्लाई करने के लिए। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड एज ए टीचर एट प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन, और यहाँ पर आपकी 5 ईयर एक्सपीरियंस आ जाएगा, और यहाँ पर आपने अपना बताना है राइट द रिकॉर्ड बिफोर द मोस्ट रिसेंट एम्प्लॉयमेंट एज द मोस्ट रिसेंट वन हैज़ बीन ऑलरेडी लिस्टेड इन 18। आपने यहाँ पर मोस्ट रिसेंट के बारे में बताना है। जैसे यहाँ पर 18 में आपने अपनी एजुकेशन के बारे में बताया, जो आप रीसेंट आप अपना वर्क कर रहे हो, आपने वो डिटेल यहाँ पर दी। यही डिटेल आप यहाँ पर बताओगे जो आपका 5 ईयर एक्सपीरियंस है, आपकी जॉब कंटेंट क्या था, ड्यूरेशन क्या थी, स्कूल का नाम क्या था, ये इसमें आप अपनी रीसेंट वाली बता दोगे। उसके बाद फिर आप अपनी सेकंड वाली बता दोगे उससे पहले कौन सी थी, और फिर आप इसी तरह से अपनी बता दोगे। आपके पास 5 ईयर एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं आपको कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। टोटल पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज ऑफ अक्टूबर 1 द सम ऑफ 18 एंड 19 मस्ट बी 5 ईयर्स। अच्छा, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप के पास 2 जगह का एक्सपीरियंस है, ठीक है, अलग अलग स्कूल से आपके पास है, लेकिन वो कलेक्ट होके 5 साल का बनता है, तो आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो इसमें अप्लाई करने के लिए। आप अपने एक स्कूल की डिटेल यहाँ पर लिख दोगे जो आपका मोस्ट रिसेंट है, उसके बाद आपके पास दूसरे स्कूल का जो एक्सपीरियंस है यहाँ पर वो लिख दोगे। मतलब आपके पास 3 साल का रिसेंट एक्सपीरियंस है, 2 साल का किसी और स्कूल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। एंड में आपको बस 5 साल कंप्लीट करने हैं, 5 साल कलेक्ट करने हैं। यहाँ पर ड्यूरेशन 5 साल होनी ज़रूरी है अप्लाई करने के लिए, तब आप एलिजिबल हो। अगर आपके पास देखिए 7 यहाँ पर ऑप्शन है, अगर आपके पास 4 स्कूल्स का, 3 स्कूल्स का, 4 स्कूल्स का, 5 स्कूल्स का भी आपके पास है, तो आप यहाँ पर करो, लेकिन आपके पास यहाँ पर 5 ईयर कंप्लीट होना ज़रूरी है।
उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर आपके रिसर्च प्लान के बारे में पूछा हुआ है कि आप जापान के अंदर क्या करोगे। आपके टीचिंग फील्ड के बारे में बताया हुआ है, आपकी रिसर्च थीम के कौन सी रिसर्च क्या करना चाहते हो आप जापान में आने के बाद। उसके बाद सेपरेट शीट अटैच्ड और नोट, और अगर आपके कोई शीट रिक्वायर है, मतलब इसमें पूरा नहीं आता, आप कोई अटैच करना चाहते हो एक्स्ट्रा शीट, तो आप यहाँ पर बता दोगे अटैच की है या अटैच नहीं की। आप इसको ये डिटेल थोड़ी सी ये दी हुई हैं, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। इन मोर देन 150 वर्ड्स में आपने ये पूरा बताना है अपना जो रिसर्च प्लान है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट रेफरेंस है ये सिलेक्शन के लिए, क्योंकि आपने इसमें अपनी रिसर्च बतानी होती है कि कौन सी आप क्या करोगे वहाँ पर जाने के बाद। और यहाँ पर ये देखें, ये इस पेज तक आएगा। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, यू रिसर्च प्लान इन जापान कंटिन्यू फ्रॉम द प्रीवियस पेज। उसके बाद इसमें भी आप यही वाली बता सकते हो आपका रिसर्च प्लान जापान के अंदर क्या होगा। और नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आपके पास कौन सा क्वेश्चन है। उसके बाद आपकी लैंग्वेज एबिलिटी के बारे में पूछा हुआ है। जापानीज़ आपकी है, रीडिंग में कैसी है, राइटिंग में कैसी है, स्पीकिंग में, लिसनिंग में आप अपनी इंग्लिश की बता दोगे। इंग्लिश का देखिए यहाँ पर आपको एक्सीलेंट है तो आप 3 दे दोगे, गुड है तो आप 2 दे दोगे, फेयर है तो 1 दे दोगे। आप उसी हिसाब से इसको अपना फिल कर लीजिएगा। और अगर आपके पास उसके अलावा कोई और आपके पास लैंग्वेज एबिलिटी है आप बोल सकते हो, तो आप यहाँ पर मेंशन कर दो। उसके अलावा लैंग्वेज जापानीज़ लैंग्वेज क्वालिफ़िकेशंस, यहाँ पर अगर आपके पास GLPT का टेस्ट स्कोर है तो आप वो यहाँ पर दे दोगे। इंग्लिश टोफल या आपके पास आइल्स है तो वो डिटेल दे दोगे। अदर लैंग्वेज क्वालिफ़िकेशन, और अगर आपके पास कोई और सर्टिफिकेट्स हैं तो आप वो यहाँ पर मेंशन कर दोगे। उसके बाद डिपेंडेंट्स के आप यहाँ पर जो है वो इन्फॉर्मेशन, प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इफ़ यू प्लान टू ब्रिंग एनी फैमिली मेम्बर टू जापान। आप जिस फैमिली मेम्बर को यहाँ पर लेकर आना चाहते हो तो आप उसकी यहाँ पर डिटेल्स दे दोगे, नाम लिखोगे, रिलेशनशिप, एज, नेशनैलिटी। और आपसे अगर आपके साथ कोई इमरजेंसी हो जाती है तो ये लोग आपसे मतलब किस फैमिली मेम्बर से आपके कांटेक्ट करें उसकी डिटेल आप दोगे, नाम लिखोगे, करंट एड्रेस, उसका नंबर, ईमेल, रिलेशनशिप, ऑक्यूपेशन। और अगर आप पहले जापान विज़िट कर चुके हो, कितनी बार विज़िट किया है, तो आप उसकी डिटेल यहाँ पर लिखोगे। उसके बाद सारा फिल करने के बाद यहाँ पर टिक बॉक्स इसको चेक कर दोगे। उसके बाद डेट ऑफ एप्लीकेशन, जब आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी है, भेजनी है, आप वो यहाँ पर लिखोगे डेट। और लास्ट डेट जो है वो 14 फरवरी है, उससे पहले कोशिश करें आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो जापान के एम्बेसी के अंदर भेज दें। अगर फिर भी इसके अंदर कोई इशू आ रहा है, आपको कोई बात समझ नहीं आती, तो मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा आप लोगों को समझा दूँगी। जितना जल्दी हो सके इसको फिल करें और इसको सबमिट करें। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए अभी फर्स्ट स्टेप के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।